नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बीटीसी स्टडी हब के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा कि भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, उससे संबंधित जो है महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से होते हैं, उन सभी को हम लोगों ने जो है विस्तार पूर्वक देख लिया। और ये भी देखा कि 1 से लेकर 100 तक कौन कौन सी अभाज्य संख्या होती हैं और कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। देखिए, आपके भाज्य और अभाज्य वाला जो टॉपिक है वहां से आपके प्रश्न निश्चित रहता है, या आप समझ लीजिए संख्याओं के अवधारणा पर आधारित जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्नों की श्रृंखला का आज जो है इसमें पूरा का पूरा समेटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस पर आधारित लगभग मान के चलिए आपके 15-16 क्वेश्चन तो आए ही होंगे। आपके जो है 2011 से लेकर 2019 तक इस पर आधारित जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्नों की आज जो है विस्तृत चर्चा करेंगे। और देखिए, यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं, आपको एक मोटा मोटा अंदाजा हो जाएगा कहां से प्रश्न बनते हैं, कैसे प्रश्न बनते हैं और हमें उन प्रश्नों को कैसे हल करना है। ठीक है, तो हम दोनों चीजें बताएंगे कि आपको कैसे सही विकल्प का चुनना है और आपको प्रश्नों को कैसे हल करना है। ठीक है, तो चलिए आइए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके जो है स्क्रीन पे आ गया होगा। देखिए, उसमें क्या कहना है। सबसे पहला क्वेश्चन में ये आपका जो है यूपीटेट 2019 में आया हुआ प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है, भ्रम करने वाला भी प्रश्न है और बहुत अच्छा भी प्रश्न है। देखिए, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। आपको क्या करना है, इसमें सही कथन ढूंढना है। ठीक है, तो देखिए पहला ऑप्शन देखिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। ठीक है, प्रश्न विकल्प को पहले पढ़ लेते हैं। दूसरा विकल्प, एक अभाज्य संख्या विषम हो सकती है। तीसरा विकल्प है कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। चौथा विकल्प, दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। ठीक, अब देखिए एक एक विकल्प पर आप चर्चा करिए, आप चिंतन मनन करिए, अभी आपको आंसर अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए पहले विकल्प को देखिएगा आप लोग ध्यान से कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया कि एक ना तो भाज्य होता है और ना तो अभाज्य होता है। ठीक है, एक ना तो भाज्य होता है और ना ही अभाज्य होता है। तो हम यहां पर कैसे कह देंगे कि ये आपका विकल्प सही होगा? ये तो होगा नहीं। तो पहला आपका विकल्प क्या हो गया? गलत। पहला विकल्प आपका क्या हो गया? गलत। ठीक है, पहला विकल्प आपका क्या हो गया? गलत। दूसरे विकल्प पर आते हैं कि एक अभाज्य संख्या विषम हो सकती है। हो सकती है, चलिए इसको विकल्प को अभी हम नहीं टच करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कुछ कथन हमें सही लग रहा है। हो सकता है इससे बेहतर ऑप्शन आपको मिल जाए इसमें। चलिए, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। सी वाला कहता है कि कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमने कल देखा था कि दो के अतिरिक्त जितने भी अभाज्य संख्याएं हैं सभी के सभी क्या होती हैं? विषम होती हैं। लेकिन दो क्या है? सम और साथ ही साथ अभाज्य। तो हम ऐसा नहीं कह सकते ना कि कोई भी जो है समअभाज्य संख्या है ही नहीं, क्योंकि दो बैठा हुआ है। तो आपका ये भी विकल्प क्या हो गया? गलत। अब आते हैं हम लोग डी पर। डी कह रहा है कि दो अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। भाई डाउट कर रहा है, क्यों? क्योंकि कुछ लोगों को दिमाग लगाए होंगे कि भाई 2 + 3 करते हैं 5 और ये आ जाता है हमारी कैसी अभाज्य संख्या। अरे ये तो विकल्प सही होगा। अरे रुको रुको जरा रुको, क्यों? क्योंकि आप यदि 7 और 5 को जोड़ते हो मिलता क्या है? 12, और जो कि है क्या? भाज्य। जो कि है क्या? भाज्य। तो यहां पर सदैव वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसी कारण गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सदैव अभाज्य नहीं होगी, कुछ संख्याएं भाज्य भी होती हैं। जैसे यदि आप यहीं पर 11 और 13 को जोड़ते हो तब कितना आएगा आपका? तो यहां पर आ जाएगा 24। और वैसे भी देखिए, दो विषम संख्याओं को जोड़ने पर योगफल कितना प्राप्त होता है? सम संख्या। तो सम संख्या प्राप्त होगी तो आपकी क्या होगी? भाज्य संख्या होगी। जैसे आप 17 और 19 को ही जोड़ लीजिए, आपकी कैसी संख्या प्राप्त होगी? इकाई अंक देखिए, 7 और 9 कितना हो जाएगा आपका? 6। इकाई अंक 6 आ गया, इसका मतलब ये संख्या पक्का है जो सम संख्या होगी, और सम संख्या होगी तो सम संख्याएं भाज्य होती है। तो इस तरीके से आपका ये भी विकल्प क्या हो गया? गलत। तो अब सही कौन हुआ? आंख मूंद कर इसको मार दीजिए सही और इसी को आप कर दीजिए गोला। क्लियर ना? आपको इस तरीके से प्रश्न हल करना है। आप गलत ढूंढिए, अपने आप सही वाला मिल जाएगा। ठीक है, तो आप प्रश्न को काटते जाइए, जो भी आपके कथन गलत हैं वो आप काटते जाइए, सही वाला अपने आप मिल जाएगा। जैसे इसमें मैंने पहला काट दिया,
तीसरा काट दिया, चौथा काट दिया, बचा कौन कि यहाँ पर एक अभाज्य संख्या विषम हो सकती है, हो सकती है आ गया। इसका मतलब क्या है कि कोई जो है संख्या ऐसी है जो सम भी है। ठीक, चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ और देखिए ये प्रश्न आपका जो है सबसे छोटी ऋणात्मक अभाज्य संख्या, ये आपके 2019 में भी पूछा गया है, 2017 में पूछा गया है, 2016 में पूछा गया है, और साथ ही साथ 3 बार पूछा गया है, ये 5 बार पूछा गया है। आप जो है अन्य में भी देख लीजिए, ये लगभग 5 बार आया हुआ है, यही क्वेश्चन 5 बार आया हुआ, इसलिए मैंने आपको कहा रहा था आपको कि ये अभाज्य और अभाज्य वाली संख्या बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहां पर कंफ्यूजन वाला प्रश्न आ गया। क्या, यहां पर एक शब्द आया हुआ है ऋणोत्तर, यहां पर एक शब्द आया हुआ क्या, ऋणोत्तर, यहां पर कौन सा शब्द आया है, ऋणोत्तर। अब देखिए इस शब्द के कारण बहुत सारे लोग गलती कर गए। यहां पर आपके विकल्प में था, ठीक है, विकल्प में आपके था 1 2 यही था, इसमें आपको बताना था कि सबसे छोटी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, ऋणोत्तर अभाज्य संख्या इसमें छोटी आपकी ढूंढनी थी। ठीक है, अब इसी के कारण लोग क्या कर गए, कंफ्यूज हो गए कि ऋणोत्तर मतलब क्या होता है। तो यहां पर देखिए ऋणोत्तर मतलब होता है ऋण के अतिरिक्त। ठीक है, यहां पर समझ लीजिए कि यहां पर पॉजिटिव की बात कर रहा है ना कि निगेटिव की बात कर रहा है। तो यहां पर देखिए पॉजिटिव में तो देखिए जीरो, जीरो ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है, इस हिसाब से क्या हो जाएगा, इस कथन को यहां पर लाने का यही तात्पर्य था, क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक में होता है ना तो ऋणात्मक होता है, तो इसलिए कथन कट गया। फिर उसके बाद इस पर आइए, ये तो ना तो भाज्य होता ना ही अभाज्य होता है, फिर बचता क्या, 2 और 3, तो 2 और 3 में सबसे छोटा कौन है, 2, खत्म कहानी। अगर वैसे नहीं आप अंदाजा लगा पा रहे थे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो अब बचते हैं ये दोनों विकल्प ना, और दोनों के दोनों अभाज्य और सबसे छोटा कौन है, 2, काम खत्म। ठीक है, तो यहां पर आपको कंफ्यूजन नहीं होना। एक और भी आया था क्या, शून्यतर भी आया था, ये लो हल, शून्य के आगे वाले की बात कर रहा है यहाँ पर, शून्य के अतिरिक्त, वही चलिए मानकर। ठीक है, तो यहां पर आपको कभी कंफ्यूज ना होना है, ना ही आपको शून्यतर में कंफ्यूज होना है और ना ही आपको ऋणोत्तर में कंफ्यूज होना है। ठीक है, आपको जब विकल्प दिख जाए सबसे छोटी अभाज्य संख्या, बस खट से आपको 2 पे टिक कर देना है। फिर भी नहीं आता है, यही विकल्प है, सेम मान के चलिए यही विकल्प है, नहीं यहां पर विकल्प नहीं था, यही विकल्प मान के चलिए यही है, तो शून्यतर मतलब कुछ लोग शून्य पर जाएंगे, शून्य भी अभाज्य कह देंगे, भैया शून्य भी अभाज्य है। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कि शून्यतर शून्य के अतिरिक्त, तो यहाँ पर शून्य के जो है गणना ही नहीं करनी है, ना ही शून्य पर हमें विचार करना है, तो हम इस पर क्यों जाएं, हम इस पर क्यों जाएं। ठीक है, आपको इस पर भी विचार नहीं करना है। जैसे शून्य ना तो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ऐसे भाज्य भाज्य की इसमें भी क्या हो जाता है, न्यूट्रल ही हो जाता है भाज्य भाज्य के समय। ठीक है, मेरे विचार से आप ये प्रश्न आप कभी गलत नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ये आपके 4 बार पूछा गया है और ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला ये प्रश्न है। ठीक है, इसको आप नोट करके गांठ बांध के रख लीजिए, आपको इसमें तुक्का नहीं लगाना है, इसमें आपको सही करके आना है। ठीक है, ऐसे ही आपका अगला भी प्रश्न है, आपको उस पर आ गया होगा स्क्रीन पे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 क्या होगी, 2 होगी। वैसे देख लीजिए जितने भी क्या सभी के सभी अभाज्य हैं, तो सबसे छोटा देख क्या रहा, 2, काम खत्म, आगे बढ़िए। ठीक है, कॉमन सेंस है। अगला देखिए, अगला भी क्वेश्चन पूछा गया है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, अब ये हिंदी में लिख दिया, हिंदी में लिखने का मतलब क्या, कुछ नहीं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 0 1 2 3, क्या होगा आपका, 2 होगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अगला प्रश्न क्या है आपका, आ गया हो गया, और इसका विकल्प हमें बताइए क्या होगा। तो यहां पर पूछा गया है पाई 1 है, पाई 1 है, तो देखिए जहां पाई की बात आ जाएगी तुरंत आपके दिमाग में छप जाना है कि ये अपरिमेय और परिमेय में आता है, कभी भाज्य भाज्य में नहीं आएगा, ना ही सम विषम में आएगा, ये कहां आएगा, परिमेय और अपरिमेय में आएगा, कहां आएगा, परिमेय और अपरिमेय वाले चैप्टर में आता है, ये परिमेय और अपरिमेय वाले तो चैप्टर में आता है। तो ये कैसी संख्या है, ये आपकी परिमेय संख्या है, कैसी संख्या है आपकी, परिमेय संख्या। लेकिन याद रखिएगा, लेकिन
इसका जो मान होता है, मान कौन कौन होता है, 3.14 और 22/7, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी होती है परमीय संख्या। क्या होती है आपकी, ये परमीय संख्या होती है। ठीक है, इस पर आप लोग गौर फरमाइएगा जरूर, क्योंकि ये आपकी परमीय संख्या होती है और ये आपकी जो प्रतीक या चिन्ह हमेशा आपकी अपरमीय संख्या होती है। इस चीज को याद रखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके 2 बार पूछा गया है। ठीक है, ये आपका प्रश्न 2 बार पूछा गया है। ठीक, चलिए, तो यहां पर आपका जो है विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, बी वाला विकल्प अपरिमेय संख्या। ठीक, चलिए अब हम लोग जो है बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 7वां नंबर, कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच। चलिए अब यहां पर विकल्प को बाद में बात करेंगे, पहले हम बात कर लेते हैं किस पर, अपरिमेय संख्याओं के बीच में। अपने आप विकल्प यहां पर सही हो जाएगा, फिर भी आप लोग करिएगा विकल्प कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या नहीं होती है। अगला विकल्प, केवल एक अपरिमेय संख्या होती है। अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। केवल एक परिमेय और कोई अपरिमेय संख्या नहीं होती है। देखिए, जब हम बात कर लेते हैं क्या, मान लेते हैं ए और बी, ये दो आपकी कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसके बीच में कुछ जो है आपकी परिमेय संख्या होंगी, और ये कुछ परिमेय संख्याएं कितनी होती हैं आपकी, अनंत होती हैं। क्या होती हैं, अनंत होती हैं। तो जब भी आपसे पूछा जाए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कुल कितनी परिमेय संख्या होती हैं, तो अनंत होती हैं। कितनी संख्या होती हैं, अनंत होती हैं। हम अनंत परिमेय संख्याएं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर इसमें जो है कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी वाला विकल्प। क्या सही हो जाएगा आपका, सी वाला विकल्प। कितनी परिमेय संख्याएं, अनंत परिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए, अब यहां पर देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्या। देखिए अब यहां पर चीजें समझ लीजिए कि ये जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, ये जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, इसे ऋण संख्याएं कहा जाता है। अब इसका मान समझे रहिएगा तो आप कभी कंफ्यूज ही नहीं होंगे। ऋण मतलब जो कभी बदले ना या आपका कटे ना। जैसे क्या होती है, कुछ रीत रिवाजें होती हैं। क्या होती हैं, कुछ रीत रिवाजें होती हैं जो हमेशा से सल्तनत काल से, या कहने मतलब प्राचीन काल से ही वो सारी रीत रिवाजें अभी तक चलते चली आई हैं, लेकिन उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो वैसे आपका यही अभाज्य संख्या है, वो नियम और कानून कभी विभाजित ही नहीं हो रहा। तो यहाँ पर भी आपको क्या है कि ये कभी विभाजित होता ही नहीं, तो इसीलिए क्या कहा जाता है, ऋण कहा जाता है, ऋण। ठीक है, तो चलिए देखिए, ऋण का मतलब, हाँ अगर नहीं याद है तो आप याद रखिए, प्राइम नंबर, इंग्लिश नाम याद रखिए। ठीक है, आप इंग्लिश नाम याद रखिए, काम खत्म। चाहे आपको अभाज्य और ये ऋण याद करने की समस्या खत्म। ठीक है, इंग्लिश में आप देख लीजिएगा, ऋण आ जाए तो आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप फट से इंग्लिश देखिए। अगर प्राइम नंबर कह रहा है तो फटाक से आप ध्यान रखिए, तो प्राइम मतलब अभाज्य संख्या पूछा जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है कि प्रथम 5 धन ऋण अभाज्य संख्याओं का योग। अब देखिए, जब बात आ जाए किसकी, प्रथम की, चाहे सब आपके अंकों के योग संख्याओं को जोड़ने की बात आ जाए, चाहे आपके ऋण की बात आ जाए, जब भी बात की जाएगी प्रथम की, तो समझ लीजिए मैटर कहां से स्टार्ट हो रहा है, एक से स्टार्ट हो रहा है। गिनती कहां से शुरू होती है, एक से शुरू होती है, जीरो से, एक से शुरू होती है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या से शुरू होती है, वही हमें याद रखना है। तो गिनती एक से शुरू होती है, तो एक से लेकर देख लीजिए कि कौन कौन से जो है प्रथम 5 अभाज्य संख्या मिलेंगी। तो एक तो होगा नहीं, फिर क्या मिलेगा आपका, 2 मिलेगा, फिर आपको 3 मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा, फिर 7, कितना हो गया, 1 2 3 4, और एक आपका 11। कितना मिल गया, 11। अब देखिए विकल्प को कैसे आपको हल करना है, किसको, विकल्प को आपको कैसे हल करना है उसको हम बताते हैं ट्रिक। ठीक है, इसमें देखिए 4 विकल्प आए हुए हैं, कौन कौन से, 20 28 39 और 18। ठीक है, अब देख लीजिए यहां पर कुल कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि 5 अभाज्य संख्याएं, क्या है, 5 अभाज्य संख्याएं, जिसमें से एक सम है। तो इसका मतलब यहां पर साफ हो गया कि विषम विषम को जोड़ेंगे तो सम मिलेगा, विषम विषम को जोड़ेंगे सम मिलेगा, ये भी सम, ये भी सम। ठीक है, और ये भी क्या है कि सम संख्या। इसका मतलब क्या होगा, जो भी आपका योग आएगा वो क्या आएगा, आपका सम आएगा। इसका मतलब विषम नहीं आएगा, ये तो होगा नहीं, ये तो पक्का नहीं होगा। अब क्या होगा, अब आइए इकाई अंक पे आइए, तो यहां से जोड़ना शुरू करिए।
11 और 7 जाहिर सी बात है 18, 11 7 18। तो अब यहाँ पर 18 बिट विकल्प नहीं हो, क्यों? क्योंकि इसके आगे भी तो कुछ संख्याएं हैं, इसके आगे भी कुछ संख्याएं हैं, तो ये भी आपका क्या होगा, 18 भी नहीं होगा। अब क्या होगा, जब 18 नहीं होगा तो 18 तो 20, इसका मतलब 2 बचा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। अब आपको जोड़ने का काम नहीं है, आप 28 पर टिक कर देंगे। आप क्या करेंगे, 28 पर टिक कर देंगे। जोड़ने की आवश्यकता पड़ी कहीं यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहीं से हम इसको विकल्प से ही कर डालें। तो आप विकल्प से करना सीखिए, क्योंकि यहाँ पर आपको समय कम लगेगा। अब यहाँ पर जोड़ते हो सकता है जोड़ने में गलती हो जाती, तब आप क्या करते? तो कुछ चीजें होती हैं क्या, कॉमन होती हैं, जो हमें आसानी से की जा सकती हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए, अब हम लोग बढ़ते हैं क्या, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आ गया है, बताइएगा कितना होगा इसका आंसर। पूछ रहा है, बहुत छोटा सा आंसर है इसका, कि दो सह संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिए समझिए, को प्राइम नंबर पूछा है, सह संख्याएं ये क्या होती हैं। देखिए, ऐसी दो अभाज्य संख्याएं, ऐसी क्या, दो अभाज्य संख्याएं, या दो अभाज्य नहीं कहेंगे, ऐसी संख्याएं, ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा क्या हो, एक हो, वो क्या कहलाएंगी, आपकी सह संख्याएं कहलाएंगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में 9 और 10, 9 और 10 ये आपकी कैसी हैं, क्या इसमें कोई कॉमन मिल रहा है? तो मिल क्या रहा है, केवल और केवल कॉमन क्या आ रहा है, एक निकल कर आ रहा है। कॉमन क्या निकल कर आ रहा है, एक निकल कर आ रहा है। जैसे 15 और 16, इसमें से कॉमन क्या निकल कर आ रहा है, एक निकल कर आ रहा है। 7 और 9 कॉमन एक, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग लेते हैं 11 और 13 कॉमन एक, ठीक। तो यहाँ पर एक चीज और देखिएगा कि सहभाज्य संख्याएं, सहभाज्य संख्याएं अभाज्य संख्याएं भी हो सकती हैं और भाज्य संख्या हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों की दोनों भाज्य हैं, लेकिन कॉमन कुछ नहीं है, इसीलिए क्या हो गई, सहभाज्य संख्या हो गई। और यहाँ पर ये दोनों के दोनों अभाज्य हैं, तो जाहिर सी बात है कॉमन एक ही आना है। और एक जो है भाज्य संख्या हो सकती है और एक अभाज्य संख्या भी हो सकती है, ठीक है। तो कभी जो है आपके कथन आ जाए तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका एक हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर आंसर, एक हो जाएगा, ठीक। चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन करिए, क्या होगा अगले क्वेश्चन में, बताइएगा विकल्प क्या होगा। देखिए अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याओं में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होता है। देखिए पहला जो है ऑप्शन इसमें है योगात्मक तत्समक, दूसरा योग का क्रम विनिमय नियम, तीसरा गुणात्मक तत्समक, और चौथा है सभी। अब समझिए आपका योगात्मक तत्समक कितना होता है। योगात्मक तत्समक क्या होता है और गुणात्मक तत्समक क्या होता है। तत्समक, ठीक है। अब इन दोनों को समझिए। देखिए योगात्मक तत्समक आता है कि दो में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ दी जाए कि इसका मान अपरिवर्तित रहे, अर्थात दो ही है, तो शून्य के अतिरिक्त कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो जोड़ने पर उसका मान अपरिवर्तित रहे, ठीक है। तो यहाँ पर योगात्मक तत्समक मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, शून्य। गुणात्मक तत्समक मतलब एक, ठीक है। तो अब हमें बताइएगा क्या शून्य प्राकृतिक संख्या में आता है। आप कहोगे नहीं। तो जब शून्य प्राकृतिक संख्या में नहीं आता है तो इसमें पूछा क्या गया, कौन सा गुण नहीं होता, तो यही गुण हो जाएगा आपका योगात्मक तत्समक। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका एक आएगा, और जब हम प्राकृतिक संख्या में प्राकृतिक संख्या जोड़ेंगे तो मिलेगा क्या, हमें प्राकृतिक संख्या मिलेगा, चाहे इसका क्रम इस तरीके से करें तो भी हमें प्राकृतिक संख्या ही प्राप्त होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर भी क्या होता है, क्रम विनिमय का नियम में फॉलो कर रहा है। आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, योगात्मक तत्समक जो है प्राकृतिक संख्या का गुण नहीं होता है, ठीक है। चलिए आइए देखिए, बहुत अच्छा अच्छा प्रश्न है इसमें। अब आइए अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि यन का यदि एक सॉरी यदि यन एक ऋणात्मक संख्या हो तो निम्न में से कौन सा सबसे न्यून है। कह रहा है कि n जो है एक क्या है आपका ऋणात्मक संख्या है, n क्या है आपकी
ऋणात्मक संख्या है और विकल्प में कह रहा है 0 -n 2n और n स्क्वायर। तो देखिए इस सवाल को हल करने का सबसे आसान तरीका कैसे है, आप कोई भी जो है एक ऋणात्मक संख्या ले लीजिए। कोई भी ऋणात्मक संख्या में मेरे ख्याल से इससे छोटी संख्या और कोई नहीं हो सकती जो गुणा भाग करने में सब कुछ सरल हो। ठीक है, अब इसी में सबका मान रख दीजिए, जो सबसे छोटी संख्या आ जाएगी वही आपकी आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए शून्य में शून्य ही रहेगा, शून्य में क्या रहेगा आपका शून्य ही रहेगा। n में जो है आप इसका मान कितना रखिए -1, तो -1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका +1। ठीक है, यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा आपका इसका मान +1 आ जाएगा। अब देखिए इसमें n का मान रखेंगे तो 2 गुणे -1, 2 गुणे -1, इसका मान कितना आ जाएगा -2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है आपको -1, यहाँ पर -1 का वर्ग करेंगे तो -1 गुणे -1 बराबर 1 +1। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख क्या रहे हैं, ये तो ना तो ऋणात्मक होता है ना तो धनात्मक, लेकिन माइनस संख्याओं से ये क्या होता है बड़ा जरूरी होता है, तो ये विकल्प नहीं होगा, ये विकल्प नहीं होगा, तो विकल्प कौन सा सही होगा -2। तो यहाँ पर n का कौन सा मान यहाँ पर सबसे छोटा है, तो सी वाला विकल्प -2 सॉरी 2n वाला ये आपका विकल्प सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा आपका 2n वाला विकल्प सही होगा। जब भी इस तरीके का मान आए या जब भी इस तरीके के प्रश्न आए उसमें आपको क्या करना है कि उसमें आपको डायरेक्ट मान रख देना है। क्या करना है आपको डायरेक्ट कोई भी मान मान लीजिए, आप जो भी मान लीजिए, -2 रखेंगे तो भी वही आंसर आएगा आपको। यहाँ पर कितना मिलता -4 और -4 यहाँ पर 2 और यहाँ से किससे 2 से बड़ा ही होता, तो सॉरी छोटा ही होता, तो यहाँ पर सबसे छोटा क्या होगा आपका 2n होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भ्रमित करने वाला प्रश्न है और है इसमें कुछ नहीं, भ्रमित करने वाला प्रश्न है और कुछ है नहीं इसमें। क्या कह रहा है कि 7 और 13 के बीच कुल कितनी परमीय संख्याएं हैं या कितनी परमीय संख्या। देखिए अभी इसको मैंने बताया था आपको 7 और 13 अर्थात एक परमीय संख्या ये एक परमीय संख्या ये, अर्थात दो परमीय संख्याओं के बीच कुल कितनी परमीय संख्याएं होती हैं अनंत। दो परमीय संख्याओं के बीच कुल कितनी संख्या होती हैं अनंत। तो इसका विकल्प क्या हो जाएगा आपका अनंत। ठीक है, कोई डाउट। ठीक, चलिए आइए देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि एक अभाज्य संख्या होती है, एक अभाज्य संख्या होती है। यहाँ पर एक की बात नहीं हुई, कोई भी जो अभाज्य संख्या क्या होती है उसमें बात कर रहे हैं। एक सम संख्या होती है, एक विषम संख्या होती है, एक संयुक्त संख्या होती है, इनमें में से कोई नहीं। तो देखिए अब यहाँ पर कोई भी विकल्प नहीं मिला, क्यों? क्योंकि एक जो है अभाज्य संख्या, कोई भी अभाज्य संख्या या तो सम हो सकती है या तो विषम हो सकती है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हम संयुक्त संख्या भी नहीं कह सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका भी विकल्प क्या हो जाएगा इनमें में से कोई नहीं। ठीक, चलिए तो आज के जो है क्लास में बस इतना ही रखते हैं, फिर जो है मिलते हैं कुछ और क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं उसको जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा, इसको वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक, तब तक के लिए